हेलो। हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ साइंस आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएँगे क्या मेरी वॉइस और वीडियो दोनों एकदम क्लियर हैं या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक टॉपिक वाइज़ सीरीज़ का। जैसे हमने बोला है आपसे कि 500 प्लस क्वेश्चन्स हमें आज इस महीने में करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक यहाँ पर शुरू करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर की थोड़ी सी थ्योरी के बाद में हम यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ओके। तो आज के टॉपिक का नाम है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। देखो देखो अगर हम यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम परमाणु संरचना की बात करते हैं, तो पहले हमें इससे रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंडर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई भी एक मैटर है। जैसे सबसे पहला क्या होता है, मैटर यानी कि पदार्थ। अगर हम यहाँ पर ये बोलें कि अगर हमारे पास में कोई भी एक मैटर है और उस मैटर को यानी उस पदार्थ को अगर हम ब्रेक करते हैं तो कुछ वो छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तो कोई भी मैटर या कोई पदार्थ जब वो अपने मैटर अपने छोटे पार्टिकल्स में जो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके छोटे वाले पार्टिकल को क्या बोला गया, एटम बोला गया, यानी कि परमाणु। और जैसे ही हमें पता लगा कि एटम का यानी कि जो मैटर है, जो वस्तु है, कोई भी पदार्थ जो है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल हमारा एटम है। और ये वाली बात हमें कौन कहते हैं, डाल्टन साहब, ठीक है ना। तो सबसे पहले डाल्टन साहब हमें ये वाली बात बताते हैं कि जो कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसका सबसे छोटा कण जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, वो हमारा एटम होता है, हमारा परमाणु होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में चीज़ें हमें पता लगती हैं क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ये बात हमें कौन बोलते हैं, डाल्टन साहब। इन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल है वो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल, ये हमारा कैसा है, फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि ये हमारा मूल कण है, ठीक है ना। जैसे में ये बात पता लगती है कि जो हमारा एटम एक फंडामेंटल यानी कि एक मूल कण है, उसके बाद में इन्होंने ये भी बोला कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। यानी हिंदी में इसको बोला जाएगा आवेश रहित, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये सारी बातें जब हमें डाल्टन साहब बता देते हैं, उसके बाद में 100 ईयर्स तक हम इसी चीज को मानते चले गए कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। इस तरीके की बातें हम इसके बारे में सोचते हैं। इसके बाद में सर जे जे थॉमसन साहब आते हैं। इनके बाद में कौन आते हैं, सर जे जे थॉमसन। सर जे जे थॉमसन इनके बाद में आते हैं और उन्होंने आते ही अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने आते ही एक थ्योरी दी और कहा कि एटम जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास में ये कोई भी एक एटम है तो इस एटम के अंदर प्लस और माइनस चार्ज, इस एटम के अंदर प्लस और माइनस के चार्ज भरे हुए हैं, ठीक है ना। इस एटम के अंदर प्लस और माइनस के चार्ज भरे हुए हैं। और उन्होंने एक बात यहाँ पर यह भी बोली कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या बोला इन्होंने, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट, यानी कि जो हमारा एटम है इसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। ये वाली बात हमें कौन बोलते हैं, सर जे जे थॉमसन। और इन्होंने बोला कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे ये वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है कि कोई भी पदार्थ
का सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं है, उनका सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सर इनके बाद में फिर एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, इसके द्वारा, और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, यानी रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग था ये, हिंदी में इसको बोला जाता है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। और जब ये यहाँ पर प्रकीर्णन प्रयोग किया गया तो इन्होंने क्या काम किया, अब इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। इन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा एटम है और इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इन्होंने इसके ऊपर क्या काम किया, एक अल्फा रेज इसके ऊपर डाले, इन्होंने इसके ऊपर अल्फा रेज, और जब इन्होंने अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट इसके ऊपर किया तो इन्होंने कुछ इस तरीके से इन्होंने बोला कि जो लाइट रेज हम साइड में होके ये पास हो रहे हैं तो यहाँ तो ये पास हो जाते हैं, लेकिन जब ये इसके सेंटर पे जाते हैं तब ये इनको पेनेट्रेट नहीं कर पाते। तो रदरफोर्ड साहब ने यहाँ पर एक बात बोली कि जो अल्फा रेज होती है वो हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये आइडिया आता है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यहाँ पर ये आइडिया आता है कि जो हमारा सेंटर है एटम का उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो इन्होंने इसके बाद में यहाँ पर ये बोल दिया कि अगर हमारे पास में कोई भी एक एटम है तो उस एटम का एक छोटा सा रीजन है, उस छोटे से रीजन का मतलब समझ रहे हो, यानी इस छोटे से रीजन में सबसे ज्यादा मासिव हाई डेंस रीजन भी है। 99.999% जो मास होता है पूरे एटम का वो इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जब इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। तो इन्होंने इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो एक जो बाहर वाला रीजन है इसको यहाँ पर इसको बोल दिया इन्होंने ऑर्बिट, यानी कि कक्षक, ठीक है ना, और जो इसका सेंटर रीजन है इसको बोल दिया इन्होंने न्यूक्लियस, इन्होंने इसको बोल दिया न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। तो यहाँ पर दो चीज हमारी क्लियर हो जाती है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर होता है हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा ऑर्बिट होता है इसमें होता है हमारा सारा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात आप समझते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो हमारे ऑर्बिट होते हैं उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन, इसके अंदर हमारे प्रोटॉन। ये बात हमें कौन बताते हैं, रदरफोर्ड साहब। और इनकी जो थ्योरी वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि सीटेट में हर बार, लगभग हर बार ये प्रश्न आपका किसी न किसी सेट में पूछा ही गया है कि रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किस चीज की खोज की गई, और आपका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आता है कि उसमें न्यूक्लियस की खोज की गई, क्योंकि खोज उसमें किसकी हुई थी, न्यूक्लियस की हुई थी। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में ही हमको बताया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो बात हम। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन्स, इसके अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जेड 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 ए का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा जेड है ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जो हमारा ए होता है ये हमें बताता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन में जो मास नंबर होता है, ये जो हमारा यहाँ पर मास नंबर है ये हमें यही बात यहाँ पर बताता है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है। तो ये एक प्रॉपरली एक थ्योरी है, इसी में हम लोग फिर बोलते हैं कि जो हमारे ऑर्बिट्स हैं
इन ऑर्बिट्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2n² के अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 अगर मैं इस तरीके से रखता चला जाऊंगा तो हम हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिक थिंग समझ पाते हैं, राइट? चलो अब हम यहाँ से इसके क्वेश्चन समझते हैं। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न क्या है सर? सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी, यानी परमाणु जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया? सर जॉन डाल्टन, रॉबर्ट मिलिकन, जे थॉमसन या नील्स बोर? तो अभी हम यहाँ पर 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी है। अभी हम 10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी? तो अभी हमने आपसे बोला कि जब भी हम एटॉमिक थ्योरी की यहाँ पर बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पर एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, परमाणु सिद्धांत की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले किसने बताया था हमें? डाल्टन साहब ने इसके बारे में, ठीक है ना? इसका जो सही जवाब है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन देयर। देखो किसी दिन मैं आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? किसी दिन हमारी क्लास होगी क्वांटम नंबर, ठीक है ना? क्वांटम नंबर्स पे हम किसी दिन आपकी क्लास करेंगे। तो क्वांटम नंबर जो होते हैं सर वो आपके 4 होते हैं, ठीक है? एक होता है आपका n, एक होता है आपका l, एक होता है आपका m, एक होता है आपका s। n जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्वांटम। l को हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है? m होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऐसा होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण क्वांटम, ठीक है? एन, एल, एम और एस, ठीक है? अब इसमें आप चीजों को समझने की कोशिश देखो कैसे। अगर हम यहाँ पर ये वाली चीज देखते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किस चीज के बारे में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमारा 1 2 3 4। सर वो हमें साइज के बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है साइज के बारे में, यानी कि जो हमारा ऑर्बिट है उसका साइज क्या है, इसका ऑर्बिट के साइज के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें ऑर्बिट के शेप के बारे में बताता है कि उसका आकार कैसा है, वो स्फेरिकल है, वो डबल डम्बल है, वो डम्बल है या वो कॉम्प्लेक्स है। जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है सर वो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। वो किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है? और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें स्पिन के बारे में, ठीक है ना, वो हमें चक्रण के बारे में। तो अब हमारा क्वेश्चन आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये हमारी चारों क्वांटम नंबर्स हैं, इनको आप यहाँ में समझ सकते हैं, ठीक है? देखो अब प्रश्न आपका क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक। अब आप इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो क्योंकि ओरिएंटेशन की बात आ रही है। तो ओरिएंटेशन हमारा किसमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो आप आसानी से इस तरह के सवालों का जवाब दे सकते हो अगर आपको बेसिक। इसके बाद में आता है आपका आइसोटोप्स ऑफ ए न्यूट्रल, ठीक है, सॉरी, न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन विच ऑफ दीज। किसी तत्व के तटस्थ परमाणु के समस्थानिक इनमें से किस में भिन्न होते हैं? आइसोटोप्स। देखो अगर मैं यहाँ पर आइसोटोप्स की बात करूँ तो आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं? समस्थानिक, है ना? आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं? समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के हमारे 3 होते हैं, 1h1 1h2 1h। तो अगर हम यहाँ पर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अगर हम किसी केमिकल में रिएक्शन में भाग ले रहे हैं तो हमारा H2 हमेशा भाग ले, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इन सब की क्या डिफरेंट है। तो डिफर ये किसमें होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये हमारे डिफरेंट, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर मास नंबर भी आपका दिया गया, तो देखो मास नंबर आपका जो मोर करेक्ट आंसर होगा वो आपका
फिजिकल प्रॉपर्टीज ना होकर के फिर आपका आंसर मास नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मास नंबर? क्योंकि इन सभी का कुछ भी डिफरेंट हो या ना हो, लेकिन मास नंबर आपका 100% डिफरेंट होगा, ठीक है ना। जैसे इसका मास नंबर क्या है हमारा 1 है, इसका मास नंबर क्या हमारा 2 है, इसका मास नंबर क्या हमारा 3 है। ये जो डिफरेंट होंगे वो किस में होंगे? मास नंबर, ठीक है। द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन विच ऑफ दीज? एक परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान इनमें से किस में संकेंद्रित होता है, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम मास कहां पर होता है? जैसे अभी हमने आपसे बोली थी, क्या वो नाभिक में सबसे ज्यादा मास होता है, या फिर न्यूट्रॉन्स का मास जो है वो सबसे ज्यादा होता है, या फिर प्रोटॉन्स का मास सबसे ज्यादा होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का मास सबसे ज्यादा, ठीक है भाई। ये वाली बात आपको बतानी। तो अभी हमने आपसे बोला कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कोई एक एटम है और इस एटम का क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 99.999% मास जो है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए वाला। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है हमारा 99.99%, राइट। द एटम डिफर्स फ्रॉम एन आयन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एक परमाणु निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक आयन से भिन्न होता है? एक परमाणु निम्नलिखित में से किससे संबंध में एक आयन से भिन्न होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक एटम है और उसमें अलग अलग आयन्स हैं, तो उसमें क्या चीजें आपकी बदल जाएंगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके बदल जाते हैं, या न्यूक्लियर चार्ज उसका बदल जाता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं, मास नंबर बदल जाता है। हाँ भाई, अगर हम कहीं पर किसी भी एक एटम पर अगर हम आयन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन अ पॉजिटिव आयन एलिमेंट और नेगेटिव आयन एलिमेंट और न्यूट्रल एलिमेंट ऑल्सो। तो आपको बताना है कि क्या डिफरेंस उनके बीच में यहाँ पर। देखो, अगर हम यहाँ पर किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट हमारा मान लीजिए जैसे कोई एक्स पॉजिटिव है और हमारा कोई क्या है, एक्स नेगेटिव है, ठीक है। सर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। मान लीजिए दिस इज जेड ए, दिस इज ऑल्सो जेड ए। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा तो मेरे जेड में से एक घट जाएगा, ठीक है ना, जेड में से एक घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, डोनर है, दे चुका है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा तो इसके जेड में एक इलेक्ट्रॉन मेरा ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टर है ये। तो नेगेटिव का मतलब है एक्सेप्टर, ग्राही बोलते हैं इसको, लेने वाला। इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले चुका है। ये है हमारा यहाँ पर डोनर, डोनर मतलब देने वाला, डोनर मतलब देने वाला, ठीक है ना। हाँ, डोनर मतलब देने वाला। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही ये हमारा होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 20 ऑफ एन एटम इज विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम जैसे मान लीजिए कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? देखो, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें, सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला ऑर्बिट है तो उसमें 2 होंगे, फिर हमारे 8 होते हैं, फिर हमारे 18 होते हैं, फिर हमारे 32 होते हैं। इस तरीके से हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारे कुछ उसमें रूल्स लगते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 2 के बाद में 18 आएगा। हो सकता है कि 2 के बाद में भी फिर हमारा 8 के बाद में फिर से 8 आ जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर हम रूल फॉलो करते हैं आउफ पाउफ। वहां पर उसके बाद में भी हम एक रूल फॉलो करते हैं, होन्स रूल। तो एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स के बारे में आपको मैं किसी दिन बताऊंगा, जिस दिन हमारी प्रॉपर क्लास होगी आउफ बाउ प्रिंसिपल को लेकर, राइट। आउफ बाउ प्रिंसिपल को लेकर के हमारी यहाँ पर क्लास होगी। अब सुनो यहाँ पर,
जैसे ये हमारा 20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब ये है कि पहले में हम 2 फिल करेंगे, फिर से हम 8 फिल कर रहे हैं। अब हमारे 18 होने चाहिए, 10 हमारे हो चुके हैं, हमारे पास में सिर्फ 10 बचे हुए हैं। तो 18 नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर फिर से 8 लिखूंगा, तो ये 18 हो गई और यहाँ पर हमारे 2 बचे। तो लास्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो 2 8 8 2। तो हमारा जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, राइट। What happened to the atomic number during a chemical reaction? ओके, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्रमांक का क्या होता है? ठीक है, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर हम हमारी कहीं पर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, अगर हमारी कहीं पर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसमें किसी एटॉमिक नंबर का क्या फर्क पड़ता है? हमारे एटॉमिक नंबर का क्या फर्क पड़ता है? क्या वो बढ़ता है, क्या वो चेंज होता है, क्या उस पर कोई भी चेंज नहीं होता है, या फिर वो अल्टरनेटिवली चेंज होता है? देखो, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो भाई साहब वाटर मिलेगा। तो हमने यहाँ पर H2O कर दिया, H2O, O हमारा एक है, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के हमारे 2 हो गए, तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया? वाटर बन गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया? वाटर यहाँ पर बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन था, क्या इसके एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज आया? नहीं, एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, इट्स रिमेन्स द सेम। कोई भी परिवर्तन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड, यानी ऐसे परमाणु जिनका सेम मास नंबर होता है, जैसे कि एक्स और वाई, तो इसका भी मास नंबर m है और इसका भी मास नंबर m है, लेकिन उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? हमारा Z1, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? हमारा Z2। देखो, जब भी हमारे एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं सर, हमारा एलिमेंट चेंज हो जाता है, हमारा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे? तो जिनका मास नंबर सेम होता है इनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार, समभार, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? समभार। तो आइसोबार, आइसोबार इसका ऑप्शन नंबर सी हो। देखो, आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोटोन्स में क्या होता है? आइसोटोन्स में हमारे न्यूट्रॉन्स के नंबर बराबर होंगे। आइसोमर्स हमारे अलग होते हैं, वो तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक गुण निर्धारित करता है? रासायनिक गुण कौन निर्धारित करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या नन ऑफ? देखो, जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ रही है, जब भी बात केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ रही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेन रोल कौन प्ले करता है? इलेक्ट्रॉन। कौन प्ले करता है? इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास में H प्लस आयन है और Cl माइनस आयन, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया सर, HCl बन गया हमारा। तो HCl कब बना? जब H प्लस आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है? HCl बनता है, ठीक है ना। जब HCl बनता है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द थर्ड सेल विल बी, तीसरे सेल में जुड़े ऑर्बिटल्स की कुल संख्या कितनी है? तो देखो, अगर पहला वाला सेल है तो उसमें एक ही ऑर्बिट होगा, दिस इज ओनली एस। अगर दो सेल नंबर दूसरा है तो इसमें एस और पी यानी कि 2 होते हैं। अगर ये तीसरा है तो इसमें 3 होंगे, एस पी डी 3 होंगे। 4 होगा तो एस पी डी एफ, तीसरा है तो 3 ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका ये टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा एक ऐसा ही एक टॉपिक जिसका नाम होगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो टॉपिक्स जो है हमारे चलते रहेंगे, क्वेश्चंस के साथ में हमारा ये पूरा सीरीज यहाँ पर चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।